अगर किसी ने 2014 से 2017 में ऑटो सेक्टर, 2017 से 2020 प्राइवेट बैंक्स, 2020 से 2022 आईटी सेक्टर और फाइनली 2022 से 24 एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा 15 टाइम्स बढ़ जाता और उसका रिटर्न आता 30%। अगर आप सोच रहे हैं कि 30% एक अच्छा रिटर्न है या नहीं, तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के कुछ बेस्ट इन्वेस्टर्स के साथ। तो पहले बात करते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। उन्होंने एक फेलिंग टेक्सटाइल मिल को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे की आज की वैल्यू है 58 लाख करोड़ रुपीस और बफेट की पर्सनल नेटवर्थ है 8.5 लाख करोड़ रुपए। और ऐसे इन्वेस्टर का रिटर्न क्या था? 1965 से वॉरेन बफेट का रिटर्न 20% रहा है। दूसरे इन्वेस्टर है पीटर लिंच, जो दुनिया के बेस्ट फंड मैनेजर माने जाते। उन्होंने लेजेंडरी बुक्स लिखी है जैसे कि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट एंड लर्न टू अर्न। वो अपने फंड को 13 साल में 15 करोड़ से 24,000 करोड़ तक लेके गए और उनका एनुअल रिटर्न कितना था? 29% पर ईयर। आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सेक्टर सिलेक्शन आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर हो सकता है और सही समय पे सही सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से सेक्टर है जो 2025 में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं? प्राइवेट बैंकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर रहा है। पिछले 2 सालों से ये थोड़ा इग्नोर्ड सेक्टर रहा है, बट 2025 में हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। चलिए देखते हैं क्यों। पहला रीजन है हाई प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 2 सालों से बैंकिंग सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ दे रहा है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर का ग्रोथ है 20%, 18%, 21% और 11%, जो किसी भी सेक्टर के लिए काफी हाई ग्रोथ है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर पूरे BSE 500 के टोटल प्रॉफिट का 25% कमा रहा है, लेकिन उसका मार्केट कैप सिर्फ 13% है। मतलब प्रॉफिट ज्यादा है पर मार्केट ने अभी उसको पूरा वैल्यू नहीं दिया है। और जब भी ऐसे होता है तब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जब मार्केट रियलाइज करेगा कि ये सेक्टर कितना प्रॉफिटेबल हो चुका है तो इसका री रेटिंग हो सकता है और इसके बाद प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। दूसरा रीजन है म्यूचुअल फंड की बाइंग। जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर में 19,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। ये उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स को भरोसा है कि ये सेक्टर आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब सोचिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो कि दूसरे देशों के बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या हेज फंड्स हो सकते हैं, और जो अभी तक अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं, अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? ये सेक्टर लिटरली एक्सप्लोड कर सकता है और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर 2025 का स्टार परफॉर्मर हो सकता है। तीसरा रीजन है इंक्रीजिंग बैंक क्रेडिट ग्रोथ। अब ये बैंक क्रेडिट ग्रोथ होता क्या है? इसका मतलब सिंपल है। पिछले साल के हिसाब से बैंक ने इस साल कितने लोन ज्यादा दिए हैं? अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब लोग और बिजनेसेस ज्यादा लोन ले रहे हैं। इसका मतलब बिजनेसेस एक्सपांड हो रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इसका मतलब पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आ रहा है और इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं एक्चुअल डेटा पर। पिछले 2-3 सालों से बैंक क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है और ये ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, मल्टीपल एरियाज में दिख रही है। इंडस्ट्री, MSME सेक्टर को छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और पर्सनल लोन सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ है। यानी ऑलमोस्ट हर सेक्शन में लोन की डिमांड है। इसका मतलब क्रेडिट ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है और इकोनॉमी बहुत ही एक्टिव है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ का पॉजिटिव होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैक्रो सिग्नल है। इसका मतलब इकोनॉमी में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है और बैंक्स अपना कैपिटल बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं।
और चौथा रीजन है बैंकिंग सेक्टर के पिछले 9 सालों के बेस्ट फंडामेंटल नंबर। आरबीआई के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 तक बैंकिंग के फंडामेंटल नंबर्स पिछले 9 सालों से बेस्ट रहे। चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एनपीए की। बट ये ग्रॉस एनपीए होता क्या है? जब कोई इंसान या कंपनी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे घर का लोन या बिजनेस लोन, तो उन्हें हर महीने ईएमआई देनी होती। अगर 3 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आता तो बैंक इसको एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सितंबर 2024 का ग्रॉस एनपीए 2.6% है, जो 9 साल में लोएस्ट नंबर है। लो एनपीए का मतलब लोग कम डिफॉल्ट कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ स्ट्रॉन्ग। अगला इंपॉर्टेंट रेशियो है CRAR, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। सिंपल वर्ड्स में ये मेजर करता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है जो उनके रिस्की लोन्स को कवर कर सकता है। अगर बोरोवर्स लोन रीपे ना करे तो बैंक ये लॉस ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं, ये CRAR दिखाता है। सितंबर 2024 डेटा के हिसाब से CRAR 16.7%। ये एक बहुत हेल्दी और सेफ नंबर है। इनफैक्ट ये पिछले 10 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है और बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ROA, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ROA बताता है कि बैंक अपने एसेट्स जैसे कि लोन्स, कैश, इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। सो बेसिकली हर 1 रुपए के एसेट पर बैंक को जो पैसा कमाता है उसे ROA कहते हैं। सितंबर 24 डेटा के हिसाब से ROA 1.4% है, जो कि पिछले 9 साल का हाईएस्ट नंबर है। ये दिखाता है कि बैंक अपने एसेट्स बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल्स अपने टॉप पे चल रहे हैं। एनपीए अपने लोएस्ट नंबर पे चल रहा है, ROA अपने हाईएस्ट नंबर पे चल रहा है और CRAR एक काफी स्टेबल नंबर पे चल रहा है। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को देख के हमें ऐसे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अभी काफी स्टेबल है, इसमें ग्रोथ की पोटेंशियल काफी ज्यादा है और ये 2025 का एक स्टार सेक्टर बन सकता है। दूसरा सेक्टर जो हमें लगता है कि 2025 में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है वो है हेल्थ केयर। चलिए समझते हैं क्यों। पहला रीजन है इस सेक्टर में हाई डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ। हेल्थ केयर सेक्टर का प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। ये पिछले 4 क्वार्टर में 22%, 33%, 18% और लगभग 19% से ग्रो हुआ। ये एक फिनोमिनल ग्रोथ रेट है। ये इस बात का सिग्नल है कि हेल्थ केयर सेक्टर में अर्निंग मोमेंटम बना हुआ है, जिससे 2025 में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और दूसरा रीजन है इंडियन हेल्थ केयर मार्केट का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट। बजाज फिनसर्व के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट हर साल 21% CAGR से ग्रो कर रहा है। अब ये CAGR क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर साल हेल्थ केयर 21% से बढ़ रहा है और ये किसी भी सेक्टर के लिए बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ मानी जाती है। 2025 तक ये पूरा हेल्थ केयर मार्केट 638 बिलियन का हो जाएगा, जो कि लगभग 53 लाख करोड़ के आसपास होगा। हाँ, सही सुना आपने, 53 लाख करोड़। और इसीलिए ये सेक्टर इतना अट्रैक्टिव है। और तीसरा रीजन है इंडिया की लो बेड डेंसिटी। तो ये लो बेड डेंसिटी क्या है? इसका मतलब यह है कि 10,000 लोगों के लिए एक कंट्री में कितने हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर किसी कंट्री का बेड डेंसिटी 3 है तो उस कंट्री में 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 3 हॉस्पिटल बेड्स है। अब मान लीजिए अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई और किसी कंट्री की बेड डेंसिटी कम है तो उस कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की बेड डेंसिटी सिर्फ 16 है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज जैसे रशिया जिसकी डेंसिटी 71 है, चाइना जिसकी डेंसिटी 51 है और ब्राजील जिसकी डेंसिटी 24 है, तो इंडिया उनके मुकाबले काफी पीछे। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लोग ट्रीटमेंट चाहते हैं लेकिन सप्लाई कम है। हॉस्पिटल्स, बेड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कम है। यानी ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के पास ग्रो करने की, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाने की। और इसीलिए हमें लगता है कि ये सेक्टर एक फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टोरी है।
और फोर्थ रीजन है इस सेक्टर का कंसिस्टेंट ऑक्यूपेंसी रेट। तो ये ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है? ऑक्यूपेंसी रेट बेसिकली एक हॉस्पिटल में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है ये बताता है। तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 100 बेड्स है और उनमें 80 पेशेंट्स है, तो इस हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी रेट होगा 80%, यानी 100 में से 80 बेड्स ऑक्यूपाइड है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के करंट डेटा की। इस सेक्टर में 5-6 सालों में ऑक्यूपेंसी रेट कंसिस्टेंटली 65% के आसपास चल रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि हॉस्पिटल में रेगुलर पेशेंट फ्लो आ रहा है, सेक्टर में स्टेबिलिटी है और कंसिस्टेंसी है, और सबसे बड़ी बात, ग्रो करने का स्कोप भी है। कैसे? अगर ये ऑक्यूपेंसी रेट 65% से बढ़कर 80 या 85% तक चला जाए तो रेवेन्यू डायरेक्टली जंप करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। यानी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल भी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं बिना नए बिल्डिंग बनाए। फिफ्थ रीजन है डिसेंट वैल्यूएशन। आप चार्ट में देख सकते हैं लास्ट 5 इयर्स का मीडियन पी 40 है और अभी का करंट पी लगभग 37 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्टर अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड से अंडर वैल्यूड दिख रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो फाइनली एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हो तो आपको इन सेक्टर्स में स्टॉक्स को फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टरेशन के लिए आप 3 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। पहला रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा नेट प्रॉफिट ग्रोथ और तीसरा मार्जिन्स। इस शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस के बाद जो स्टॉक्स हमें मिलेंगे उनमें 3 चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। पहला, उनका गवर्नेंस यानी मैनेजमेंट क्लीन है या नहीं। दूसरा, वैल्यूएशन, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। और तीसरा, बिजनेस मॉडल, क्या ये कंपनी सस्टेनेबल है, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के इन सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस में भी पैसा डाल सकते हैं। और फाइनली तीसरा तरीका जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इन सेक्टर्स पे एक्सपोजर ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड्स थ्रू लेना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्टली इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।